नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि मिंज, प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज मैं आप लोगों को जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताने जा रही हूँ। जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। आज हम विटामिन सी पर चर्चा करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह जल में घुलनशील, रंगहीन तथा गंधहीन विटामिन होता है और इसका जो स्वाद होता है वो हल्का खट्टापन लिए हुए होता है। यूँ तो हर अधिकतर मैमल्स जो हैं उनके शरीर में विटामिन सी का सिंथेसिस हो जाता है, जिसलिए उनको आहार में विटामिन सी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मनुष्यों तथा कुछ अन्य जीवों में ये जो एंजाइम होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, एंजाइम की उपस्थिति नहीं हो पाती है, इसलिए ये विटामिन जो है इसका निर्माण नहीं हो पाता है। इस एंजाइम का नाम है ग्लुकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। इसकी अनुपस्थिति के कारण ही मनुष्यों के शरीर में विटामिन सी का सिंथेसिस या निर्माण नहीं हो पाता है और हमको आहार के द्वारा लेना पड़ता है। एस्कॉर्बिक एसिड को एंटी स्कॉर्ब्यूटिक एसिड भी कहा जाता है। इसके हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य विटामिन सी का होता है कोलेजन का निर्माण करना। कोलेजन जो होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रोटीन युक्त कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कोशिकाओं तथा ऊतकों को आपस में बांध कर रखता है। इसीलिए यह अस्थियां, दांत, कार्टिलेज, त्वचा, इन सब के को जो है वो उन सब की कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं के लिए विटामिन सी की बहुत ही आवश्यकता होती है। विटामिन सी का दूसरा कार्य है कार्निटिन का निर्माण में उसकी अनिवार्यता। फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कार्निटिन करता है और इस कार्निटिन सिंथेसिस या इसके निर्माण में विटामिन सी आवश्यक होता है। इसका तीसरा कार्य होता है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में उनकी उपस्थिति। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो होता है डोपामाइन ऑक्सीजनेज, इसके द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और वहाँ भी विटामिन सी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन को सक्रिय रूप में परिवर्तित करना। यूँ तो हमारे शरीर में सभी हार्मोन उपस्थित होते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इनका एक्टिवेशन ज़रूरी होता है और विटामिन सी इनके एक्टिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पर भी एस्कॉर्बिक एसिड आवश्यक होता है। ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह ट्रिप्टोफैन का हाइड्रोक्सिलेशन करता है और उसके फलस्वरूप ही सेरोटोनिन हार्मोन का निर्माण हो पाता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के निर्माण में भी विटामिन सी जो है वो एनहेंस करता है या बढ़ाता है। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि विटामिन सी कैटरेक्ट फॉर्मेशन को कम करता है, इसलिए रेगुलर विटामिन सी लेने वालों में कैटरेक्ट का फॉर्मेशन कम धीमी गति से होता है या फिर नहीं होता है। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी जो बाइल एसिड है उसके सिंथेसिस के लिए जो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होता है उसमें भी विटामिन सी जो है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रग टॉक्सिकेशन में जो भी दवाइयाँ हम खाते हैं, किसी भी कारण से लेते हैं, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम विटामिन सी करता है। विटामिन सी एक बहुत बड़ा या बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य विटामिन सी का होता है आयरन के मेटाबॉलिज्म में। विटामिन सी की उपस्थिति में आयरन जो होता है वो फेरिक से फेरस रूप में परिवर्तित होता है। ध्यान रखिए, जो भी भोजन के द्वारा हम विटामिन आयरन लेते हैं वो आयरन यदि फेरिक फॉर्म में होता है तो हमारे शरीर को अनुपलब्ध हो जाता है। तो
जब विटामिन सी उपस्थित रहता है तो वो आयरन के फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में बदल देता है, जिससे कि वो हमारे शरीर को में उसका अवशोषण हो जाता है। विटामिन सी जो है, इसकी यदि हम ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म देखें तो ये हमारे जेजनम में एब्जॉर्ब होता है और इसका डिहाइड्रो स्कॉर्ब्यूटिक एसिड के रूप में ये अवशोषित हो जाता है। ये जल में घुलनशील विटामिन है, जितना कि हमारे शरीर को आवश्यक होता है वह हमारा शरीर इसको ले लेता है, और जितना भी अतिरिक्त मात्रा होती है वो यूरिन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये आंवले में पाया जाता है। ये 100 ग्राम आंवले में 600 मिलीग्राम पाया जाता है। दूसरे नंबर पर ये गुआवा में होता है, जिसको हम जाम या अमरूद कहते हैं। लगभग 300 मिलीग्राम अमरूद हमको विटामिन सी हमको 100 ग्राम अमरूद से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 100 ग्राम संतरे से हमको लगभग 30 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। इसके अलावा कुछ हरी सब्जियों और भाजियों में भी विटामिन सी पाया जाता है, और जैसे कि मुनगे की पत्तियों में और नींबू में पाया जाता है। लेकिन नींबू 100 ग्राम नींबू में लगभग 69 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर 100 ग्राम नींबू देखें तो हम 4 बड़े नींबू को 100 ग्राम में विभाजित करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम 2 बड़े नींबू का प्रयोग प्रतिदिन करें। इसलिए उससे बेहतर विकल्प संतरा है और आंवला तथा अमरूद हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विटामिन सी जितने भी खट्टे रसीले फल होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सब में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव विटामिन है। ये ऊष्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, और जैसे ही इसका एक्सपोजर होता है लाइट में, प्रकाश में, जैसे ही इसका एक्सपोजर होता है तो ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जैसे फल हैं, अगर हम उनको खाते हैं तो हमको तुरंत इनको काट के तुरंत उसका उपयोग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये प्रकाश में एक्सपोज होगा, उसका मात्रा जो होती है वो क्रमशः कम होने लग जाती है। अब हम देखते हैं दैनिक आवश्यक मात्रा, मतलब RDA। तो प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री को 40 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को 60 और दूध पिलाने वाली माताओं को 80 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। छोटे बच्चों को और वयस्क और एडोलेसेंट बच्चों को, छोटे बच्चों को 25 मिलीग्राम तथा एडोलेसेंट बच्चे, लड़का चाहे लड़की, उनको 40 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन लेना चाहिए। तो अब ये हुई विटामिन सी के स्रोत की बात। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कोई भी पौष्टिक तत्व है उसकी कमी के 3 प्रमुख कारण होते हैं: लो इनटेक, एक्सेसिव डिमांड तथा पुअर एब्जॉर्प्शन। अब हम देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे कि जो थकान लगती है, कमज़ोरी लगती है, ब्रेथ शॉर्टनेस मतलब सांस चलने लग जाती है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, बोन्स यानी अस्थियों में तथा जॉइंट्स में दर्द होता है, एपेटाइट का लॉस हो जाता है। जो बाल होते हैं उनके चारों तरफ एक कॉर्क स्क्रू जैसा आकार मिलने लगता है, दिखने लगता है। और सबसे प्रमुख जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े में सूजन आ जाती है और उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। अस्थियां जो होती हैं वो टेंडर हो जाती हैं। इन स्कर्वी के प्रमुख 4 लक्षण को हम कैरेक्टराइज करते हैं। एक होता है जिंजेवाइटिस यानी ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ में सूजन आ जाना तथा खून निकलने लगना। फिर उसके बाद होता है पेटिकियल हेमरेज का मतलब होता है कि जो बॉडी में त्वचा के नीचे गोल गोल नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब वहाँ जो
छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और वहाँ रक्त का जमाव हो जाता है। फिर है डिलेड वुंड हीलिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है विटामिन सी का कि ये संक्रमण से तो बचाता ही है, साथ ही साथ ये घावों को भी जल्दी ठीक करने का काम करता है। तो जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कोई भी घाव होता है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। फिर आता है बोन्स की ग्रोथ का सिजेशन। सिजेशन का मतलब होता है कि बोन की ग्रोथ कम हो जाना। तो जो अस्थियां होती हैं उनका भी विकास जो होता है वो इसकी कमी के कारण कम होने लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विटामिन सी जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसको पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर विटामिन सी प्रतिदिन आहार में लिया जाए तो हम इस प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज आप लोगों को विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।